Hello and welcome back to my channel Bookworm Mentor. Today we are going to cover a theory of Jean Piaget, that is theory of cognitive development. And if you are new to this channel, please subscribe to my channel and please watch this video till end. It might be helpful for you guys. So let's start with the theory of Jean Piaget. The name of the theory is theory of cognitive development. Jean Piaget's theory of cognitive development suggests that children move through four different stages of mental development. His theory focuses not only on understanding how children acquire knowledge, but also understanding the nature of the intelligence. So जो जीन पियाजे थे उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए मेंटल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने चार स्टेजेस बताए थे जो चाइल्ड के अंदर होती है, जिसमें सिर्फ ये उन्होंने नहीं बताया कि कैसे चाइल्ड एक्वायर करता है नॉलेज को या कैसे वो लेता है नॉलेज को, बल्कि उसने ये भी बताया कि क्या नेचर होता है इंटेलिजेंस का. सो हियर आर द फोर स्टेजेस विच हैव बीन गिवन बाय जीन पियाजे. सेंसरी मोटर स्किल्स, sensory motor stage, that is from birth to 2 years, pre-operational stage from 2 to 7 years, concrete operational stage 7 to 11 year, and formal operation stage which is from 12 and above. Piaget believed that children take an active role in learning process, acting much like little scientists as they perform experiments, make observation and learn about the world. सो बेसिकली जीन पियाजे जो बच्चे थे, जो चिल्ड्रंस थे, उनको बोलते थे एज अ लिटिल साइंटिस्ट, बिकॉज क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करते थे, वो आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे अपनी, और उनसे सीखते थे. वो मोस्टली ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करके सीखते थे, उन चीज़ों को अप्लाई करके सीखते थे. As kids interact with the world around them, they continually add new knowledge, build upon existing knowledge, and adapt previous held ideas to accommodate new information. सो जैसे जैसे वो अपने वर्ल्ड से इंटरेक्ट होते थे, अपने आसपास इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होते थे, तो वो नई चीज़ें सीखते थे या फिर कोई पुरानी चीज़ में नई चीज़ें को ऐड करते थे. सो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो हम एंड में इसको देखेंगे. स्कीमाज वाले और एकोमोडेशन है, एसिमिलेशन वाले, ये हम एंड में देखेंगे. डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी बाय जीन पियाजे, तो इसमें थोड़ा बेसिकली जीन पियाजे के बारे में और कैसे ये थ्योरी डेवलप हुई है उस बारे में छोटी सी एक डिटेल है. पियाजे वॉज बॉर्न इन स्विट्जरलैंड इन द लेट 1800s एंड वॉज अ प्री कॉन्शियस स्टूडेंट, पब्लिशिंग हिज फर्स्ट साइंटिफिक पेपर व्हेन ही वॉज जस्ट 11 ईयर ओल्ड. तो स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे जो थे जीन पियाजे, और उन्होंने अपना फर्स्ट साइंटिफिक पेपर, एक पेपर प्रेजेंट किया था, वो 11 की एज में किया था. His earlier exposure to the intellectual development of a child came when he worked as an assistant to Alfred Binet and Theodore Simon as they worked to standardize their famous IQ test. So Alfred Binet और थियोडोर सिमन जो थे, वो आईक्यू टेस्ट बनाने वाले जो थे, वो व्यक्ति थे, और उनके साथ उन्होंने एज ए असिस्टेंट काम किया था. Much of Piaget's interest in cognitive development of children was inspired by his observation of his own nephew and daughter. These observations reinforced his budding hypothesis that child's minds were not merely small version of adult world. So जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी वो बच्चों के माइंड में, उसने मेनली जो ऑब्जर्व किया था वो अपने नेफ्यू और अपने डॉटर को ऑब्जर्व करके बनाया था, जिसमें वो ये एक हाइपोथेसिस बनाता है कि जो चाइल्ड माइंड है वो एक एडल्ट का छोटा, एक तरह से छोटा वर्जन नहीं है, सिर्फ एडल्ट का छोटा वर्जन नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. Instead, he proposed intelligence is something that grow and develop through a series of stage. Older children do not just think more quickly than younger children, he suggested. Instead, there are both qualitative and quantitative difference the thinking of young children versus older children. सो उसने जो ये इंटेलिजेंस थी उसमें उसने ये बताया था कि सिर्फ एक, मतलब दोनों जो यंग चिल्ड्रन होते हैं और जो ओल्ड चिल्ड्रन होते हैं, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, उनकी थिंकिंग में बहुत डिफरेंस होता है, उनके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वर्जन में बहुत डिफरेंस होता है. सिर्फ यही नहीं होता कि वो बड़े हैं तो वो ज़्यादा अलग सोच रहे हैं, ये दोनों के अंदर जो थिंकिंग की प्रोसेस होती है वो बहुत अलग होती है. Based on his observation, he concluded that children were not less intelligent than adults, they simply think differently. उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उससे उन्होंने यही निकाला था कि जो बच्चे हैं वो ये नहीं है कि बहुत कम सोचते हैं उनसे, वो बल्कि डिफरेंट सोचते हैं एडल्ट से. सिर्फ वो कम नहीं सोचते हैं, उनका वे ऑफ थिंकिंग अलग होती है. एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉल्ड पियाजे's डिस्कवरी सो सिंपल ओनली अ जीनियस could have thought of it.
सो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इनको थोड़ा एक प्रेज किया था बाय सेइंग दैट सो सिंपल अ जीनियस कुड हैव थॉट ऑफ इट. Piaget's stage theory described the cognitive development of child. Cognitive development involves change in cognitive process and abilities. In Piaget's views, earlier cognitive development involved process based upon action and later process by changes in mental operation. So बेसिकली जो पियाजे की स्टेजेस हैं उसमें उसने यही बताया कि वो जो एक्शंस होते हैं उसी के बेसिस पे उनके जो मेंटल एबिलिटीज है वो चेंजेस होते हैं. सो फर्स्ट स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज जो बर्थ से 2 ईयर होते हैं. इसके अंदर जो मेजर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डेवलपमेंट चेंजेस होते हैं बच्चे के अंदर, वो हैं द इनफैंट. पहले तो सेंसरी मोटर स्टेजेस जो होते हैं वो होते हैं सेंसेस के बेसिस पे. सेंसरी मोटर स्किल जो सेंस के बेसिस पे बच्चा अडेप्ट करता है चीज़ें, उस थॉट्स के बेसिस पे नहीं, सेंस अपने जो नॉर्मल के सेंस है, सुन के, देख के, बोल के, वो सारी चीज़ों से अडेप्ट करता है. जो द इनफैंट नो द वर्ल्ड थ्रू देयर मूवमेंट एंड सेंसेस. Children learn about the world through basic actions such as sucking, grasping, looking, and listening. Infants learn that there continues to their infant learn that things continue to exist even though they cannot be seen. मतलब एक ऑब्जेक्ट परमानेंसी वाली चीज होती है इसमें कि इन्फेंट को पता लगता है कि चीजें कि अगर उनके सामने नहीं भी है तब भी वो एग्जिस्ट करती है. They are separately they are separate being from the people and object around them. They realize that their action can cause things to happen in the world around them. सो बेसिकली वो सेंसेस के बेसिस पे अपनी हर चीज़ को अडेप्ट करता है, कैसे क्या हो रहा है उसके आसपास, उस चीज़ से उसको पता लगता है. और जो भी वो एक्शन करता है उसी हिसाब से उसको पता लगता है कि उसके आसपास की चीज़ें वो चेंज हो रही है या कुछ उसमें इफेक्ट पड़ रहा है. It is during the sensory motor stage that children go through a period of dramatic growth and learning. As kids interact with their environment, they are continually making new discoveries about how the world works. So, वो एक ये सेंसरी मोटर स्टेज होता है जिसके अंदर काफ़ी डेवलपमेंट और काफ़ी ग्रोथ और लर्निंग होती है किड्स में. और वो आसपास की चीज़ों से ऑब्जर्व करके, उनसे ग्रैस्प करके उनको चीज़ों को सीखता है. The cognitive development that occurs during this period take over a relatively short period of a time and involve a great deal of growth. Children not only learn how to perform physical actions such as crawling and walking, they also learn the great deal about language from people with whom they interact. Piaget also broke this stage down into the number of different sub-stages. It is during the final part of sensory motor stage that early representation thought emerges. So एक छोटी सी एक टाइम के अंदर बहुत कुछ सीख लेता है बच्चा. सिर्फ चलना या क्रॉल करना नहीं सीखता है वो, बल्कि बोलना, जो आसपास से इंटरेक्शन होती है उसके पेरेंट्स से, ब्लैबर करना, वो सब भी सीखता है. वहां से ब्लैबरिंग स्टार्ट होती है. कुछ कुछ मतलब एक एक वर्ड बोलेगा, फिर उसमें एक उसको एक अल्फाबेट बोलेगा पहले, फिर एक वर्ड बनाएगा उसको. तो वो एक धीरे धीरे स्टेजेस में आगे वो डेवलप कर रहा है, वो सीख रहा है आसपास से. Piaget believed that developing object permanency or object consistency, the understanding that objects continue to exist even when they cannot be seen, was an important element at the point of development. और इस पॉइंट पे ही उस प्याजे को पता लगा था कि एक ऑब्जेक्ट परमानेंसी वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें पता लगता है बच्चे को कि कोई चीज़ उसके सामने नहीं भी है बट स्टिल वो एग्जिस्ट करती है. अगर उसने एक बार उसको देखा हुआ है उसके बाद वो सामने से हटा दो, स्टिल वो चीज़ उस पर एग्जिस्ट करती है. ये एक थोड़ा सा मजाक के तौर पे समझाने का एक तरीका है. When mom disappear on you during a game of peekaboo, तो एक चाइल्ड का रिएक्शन है उस टाइम पे कि वो एकदम से एक वर्ड बोलते हैं पीकाबू, और एकदम से उसकी जो मॉम है वो गायब हो जाती है, एक मतलब छुप जाती है. तो एक एक्सप्रेशन है चाइल्ड का. सो यू आर टेलिंग मी द टेडी इज स्टिल देयर इवन दो इट इज आउट ऑफ साइट. अब ये एक एक्सप्रेशन है चाइल्ड का कि उसके सेंस बता रहे हैं उसके सामने वो चीज़ नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, बट स्टिल वो जो है वो उसको बताया जा रहा है कि नहीं, टेडी बियर यहीं पे है, बट उसकी साइड पे नहीं है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, वो उसके सामने से हटा दिया गया है. मॉम थॉट शी कुड हाइड द फूड फ्रॉम मी. आई एम इन अ सेंसरी मोटर स्टेज. आई फाउंड हर स्टैश. सो एक ये भी है कि वो एक अपने सेंसेस से चीज़ें सीख रहा है कि हाँ उसकी मॉम ने फूड छुपा दिया है, बट स्टिल वो सेंसरी मोटर स्टेज में, तो उसको पता है कि है आसपास फूड में कहीं पे है, स्मेल से, या उसको एक वो खाने की स्मेल पता लग जाती है जो वो खाता है. जॉनी, find out what this peekaboo guy wants. He keep kidnapping my family and giving them back. एक
जैसे कि हम जब बच्चे के साथ खेलते हैं तो एक पीकाबू वर्ड यूज़ करते हैं जिसमें हम एक दिखाते हैं कि हम छुप जाते हैं उस टाइम पे, और फिर थोड़े टाइम बाद वापस आते हैं। तो वही बच्चे ने वो चीज़ अडेप्ट कर ली है कि जैसे ही वो वर्ड बोलते हैं तब जो जिस वर्ड मेंबर ने बोला है वो वर्ड वो गायब हो जाता है और थोड़े टाइम बाद वो वापस आ जाता है। तो वो उसके सेंसेस से उसने सीखा है, उसको मतलब नहीं पता है वर्ड का, वो एक सेंसेस से ये चीज़ें सीख रहा है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 साल की एज में होता है। मेजर करेक्टर्स एंड डेवलपमेंट चेंजेस में जो होते हैं वो हैं चिल्ड्रन बिगेन टू थिंक सिम्बॉलिकली एंड लर्न टू यूज वर्ड्स एंड पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। सो एक सिम्बॉलिकल वे में सीखना वो सोचना लगते हैं वो, और कुछ वर्ड्स से और ऑब्जेक्ट से, जैसे वो खेलते हैं ऑब्जेक्ट्स उन सब से वो सीखने लगते हैं वर्ड्स को। जैसे कि आपने कोई डॉल दी है या कोई कार दी है या कुछ भी दिया, उनसे उनको एक इमेज इमेज बनती है और वर्ड का पता लगता है कि हाँ इसको ये बोला जाता है। Children at this stage tend to be egocentric and struggle to see things from the perspective of others. So इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो ईगोसेंट्रिक होते हैं, मतलब वो अपने बारे में ही सोचते हैं या उनकी जो थिंकिंग होती है उसी बेसिस पे चलते हैं, और वो किसी और की पर्सपेक्टिव को नहीं इतना देखते, इतना वो इम्पोर्टेंस नहीं देते एक तरह से। While they are getting better with the language and thinking, they still tend to think about things in very concrete terms. और इस स्टेज में जैसे बच्चे काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होता है उनकी लैंग्वेज का, उनकी थिंकिंग का, बट स्टिल वो कॉन्क्रीट थिंग्स ही देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स नहीं देख पाते। जो चीज़ उनके सामने है या जो चीज़ उन्होंने देखी हुई है उसी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, जो एक एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनरी थिंग्स है उसके बारे में नहीं कर पाते। The foundation of language development may have been laid during the previous stage, but it is the emergence of a language that is one of the major hallmark of the pre-operational stage. जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट तो वैसे स्टार्ट हो जाता है सेंसरी मोटर स्टेज में ही, बट एक जो ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये एक मेन स्टेज है जिसके अंदर बच्चे की लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से डेवलप होती है, का मेन रोल होता है एक तरह से लैंग्वेज डेवलपमेंट में इसमें इस स्टेज का। At this stage, kid learns through pretend play by still struggle with logic and taking the point of view of other people. They also oftenly struggle with understanding the idea of consistency. So एक कंसिस्टेंसी का आइडिया होता है कि कोई चीज़ अगर हम मतलब साइज अगर चेंज हो रहा है किसी चीज़ का लेकिन वॉल्यूम या क्वांटिटी या क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, तो वो बच्चे को समझ में नहीं आता। उसको सिर्फ ये उसको जो सेंस से दिखा रहा है, जो उसको दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ बड़ी है ये चीज़ छोटी है, उसी बेसिस पे वो जज कर पाता है। एक एग्जांपल है जैसे कि a researcher might take a lump of clay, divide it into two equal pieces and then give it to a child choice between two pieces of a clay with play with. One piece of a clay is rolled into a compact ball while the other is smashed into the flat pancake shape. Since the flat shape look large, the pre-operational child will likely choose that piece even though the two piece are exactly the same size. So एक एग्जांपल क्या था कि एक रिसर्चर ने क्या किया था, एक क्ले ली थी जिसको इक्वली डिवाइड करा, और डिवाइड करके एक क्ले के पार्ट को उसने बॉल की शेप दी और एक को फ्लैट कर दिया। सो जो फ्लैट पार्ट था वो ज़्यादा बड़ा दिखता था एज कम्पेयर टू द बॉल। सो अगर कोई प्री ऑपरेशन वाला चाइल्ड है तो वो जो बड़ा वाला जो स्मैश क्ले है उसी को चूज करता है इंस्टेड ऑफ बॉल। सो इसमें कुछ स्टेजेस में जैसे कि इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती, इगोसेंट्रिक होते हैं बच्चे, और कंसंट्रेशन होता है। अब इसमें ही एक आपको एग्जांपल एक और है जैसे कि क्ले वाला था कि पहले 2 बीकर रखे हैं जिसमें इक्वल वाटर है, फिर एक बीकर में एक बड़ा सिलेंड्रिकल बीकर लिया है जो एक बड़ा है दिखने में, और उसमें सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर उसके सामने ही डाला गया है, बट एज कि वो जो साइज में बड़ा है दूसरे बीकर से, इसलिए उसको अगर वो प्री ऑपरेशनल स्टेज पे है तो वो वही वाला चूज करेगा जो कि बड़ा है, ना कि जिसकी वो क्वांटिटी नहीं देख रहा है प्रोडक्ट वो चीज़ की, वो अपने सेंसेस के बेसिस पे कह रहा है कि हाँ ये दिखने में बड़ा है तो इसी में पानी सबसे ज़्यादा होगा। कंसंट्रेटेड प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 ईयर्स का स्टेज 11 ईयर्स की होती है, जिसमें मेजर करेक्टर्स एंड डेवलपमेंट स्टेजेस होते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज children began to think logically about concrete events. They began to understand the concept of conservation, that the amount of liquid in a short wide cup is equal than the tall skinny glass, for example. Their things become more logical and organized but still very concrete. Children begin using induct logic or reason for specific information and general principle. So इस स्टेज में भी जो
थिंकिंग है वो लॉजिकल तो होती है बट कॉन्क्रीट वे में ही चलती है। 11 ईयर्स तक सिर्फ वो कॉन्क्रीट थिंग्स पे ही थिंकिंग कर पाते हैं, लेकिन लॉजिकल सोच पाते हैं। और इसमें एक कंजर्वेशन का कंसेप्ट आ जाता है चाइल्ड के माइंड में, जिसमें वो समझ जाता है, जैसे मैंने बीकर का बताया था पहले, कि बड़ा बीकर में और छोटे बीकर में पानी की क्वांटिटी सेम है, वो उसको पता लग जाती है। या वैसे ही क्ले का होता है, अगर गोल्ड क्ले और वो क्ले की क्वांटिटी सेम है तो उसको पता लग जाता है कि हाँ ये क्वांटिटी सेम है। ये एक कंजर्वेशन का कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन इसको बोला जाता है। और जो चाइल्ड है वो लॉजिकली सोचने लगता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने लगता है, लेकिन हर चीज़ होती है वो कॉन्क्रीट वे में होती है, एब्स्ट्रैक्ट वे में नहीं होती। While children are still very concrete and literal in their thinking at this point in development, they become much more adept to using logic. The egocentrism of the previous stage began to disappear as a child. Kids become better to think about how others might view a situation. So इस स्टेज में आके बच्चों की ईगो सेंट्रिज्म जो थी वो खत्म होने लगती है, क्योंकि वो बच्चा आगे भी ये सोचता है कि अगर इस सिचुएशन में दूसरे बच्चा या दूसरा जो पर्सन है, जो उसका पीयर है या जो उसका कॉम्पिटिटिव है, जो भी है, वो क्या सोचता है इस सिचुएशन में, वो क्या कैसे इसको डील करता। सो इस टाइम पे ईगो सेंट्रिज्म उसका जो है वो खत्म हो जाता है। वाइल थिंकिंग become much more logical during the concrete operational stage, it can also be very rigid. Rigid मतलब बहुत compact हो जाती है। Kids at this point in development tend to struggle with abstract and hypothetical concept. तो उनकी अभी भी जो थिंकिंग है, जो लॉजिकल थिंकिंग या ऑर्गेनाइज थिंकिंग है, वो जो है वो है कॉन्क्रीट बेसिस पे, लेकिन अगर उनको कोई अब्स्ट्रैक्ट या हाइपोथेटिकल कंसेप्ट दे दिया जाए तो वो उसमें स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ नहीं आती है कई चीज़ें। Kids in the concrete operational stage also begin to understand that their thoughts are unique to them and that not everyone else necessarily share their thought, feeling and opinion. So किड्स को प्री कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज पे ही पता लगता है कि जो उनके थॉट्स है वो एक यूनिक चीज़ होती है उनके लिए। सो हर चीज़ उनको शेयर नहीं करनी चाहिए किसी से, या बतानी नहीं चाहिए अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स के बारे में। सो हेयर आर दी कंसेप्ट ऑफ दैट कंजर्वेशन, की उसमें उसको पता लग गया कि हाँ बड़ा बीकर हो या छोटा बीकर हो वो सेम होता है, या क्ले का ऑप्शन यहाँ पे, जैसे क्ले अगर गोल है या फिर फ्लैट है, वो दोनों इक्वल ही है। Former operational stage, which is 12 years and above. So at this stage, the adolescent or young adult begin to think abstractly and reason about hypothetical problem. So अब जाके उसके अंदर एक abstract thinking आती है, abstract thoughts जो होते हैं वो emerge होने शुरू होते हैं उसके अंदर। Teen begin to think more about moral, psychological, ethical, social and political issues that require theoretical and abstract reasons. So अब वो जाके एक अपने अलग अलग मॉरल थॉट्स, अपने साइकोलॉजिकल थॉट, सोशल थॉट्स, इन सबको इमर्ज करते हैं, इन सबको इन्वॉल्व करता है, और तब जाके उसको थोड़ा, ताकि वो समझ सके थ्योरेटिकल और एब्स्ट्रैक्ट रीजंस क्या होते हैं या क्या उसमें होता है। Being to use deductive logic or reasoning for a general principle to a specific information. तो अब जाके वो एक अपना एक जनरल टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के अंदर जाता है, कि जहाँ से उसको पता लगता है एक छोटी, मतलब एक नॉर्मल कॉन्क्रीट चीज से वो एब्स्ट्रैक्ट में जा रहा है। The final stage of Piaget's theory involves the increase in logic, the ability to use deductive reasoning, and an understanding of abstract ideas. At this point, people become capable of seeing multiple potential solutions to problem and think more scientifically about the world around them. So इस स्टेज में एक प्रॉब्लम के वो कई सॉल्यूशन देखता है, अलग अलग, वो आगे हर चीज़ को कर पा, मतलब एक आइडिया ले पाता है कि हाँ अगर मैं इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करूंगा तो आगे ये भी हो सकता है, अगर इसको इस तरीके से सॉल्व करूंगा तो आगे ये भी हो सकता है। तो वो हर चीज़ को, आसपास की चीज़ों को देख के, हर चीज़ को समझ के वो थिंकिंग कर पाता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। The ability to think about abstract ideas and situation is the key hallmark of the formal operational stage of the cognitive development. So abstract thinking ही एक की hallmark था इसका formal operation stage में, वो abstract thinking आ जाती है, उसके अंदर abstract ideas आते हैं। The abilities to systematically plan for the future and reason about hypothetical situation are also critical abilities that emerge during this stage. वो फ्यूचर प्लानिंग करता है, एक रीजन बेसिस आ जाते हैं उसके अंदर, कि हाँ हर चीज़ के लिए एक साइड इफेक्ट भी होता है, एक इफेक्ट भी होता है, कि अगर मैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर वो एक चीज़ को सॉल्व करता है एक प्रॉब्लम को, तो उसको आगे फ्यूचर का भी सोचना होता है कि हाँ अगर मैं इसको इस तरह से सॉल्व करता हूँ आगे ये इम्पैक्ट भी पड़ सकता है।
सो हेयर आर सम कंसेप्ट्स जो एक जीन पियाजे ने दिए थे. स्कीमा क्या होता है पहले मेन चीज. स्कीमा डिस्क्राइब बोथ मेंटल एंड फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग. स्कीमा आर कैटेगरी ऑफ नॉलेज दैट हेल्प अस टू इंटरप्रिटेट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. स्कीमा एक चीज होती है, जैसे कि स्कीमा एक नॉलेज है, एक कोई भी चीज है जिससे आप एक कंसेप्ट बना पा रहे हो. मेनली एक स्कीमा एज अ कंसेप्ट समझ सकते हो. इन पियाजेस व्यूज अ स्कीमा include both a category of knowledge and the process of obtaining that knowledge. As experience happen, this new information is used as modify, add to or change previous existing schemas. Schema एक concept की तरह है आपके mind में जो आपको एक specific concept का पता लगाता है कि हाँ ये चीज़ ये होती है. For example, a child may have a schema about type of animals such as dog. If the child solely experience has been with small dog, a child might believe that all dogs are small, furry, and have four legs. Suppose then that child encounters an enormous dog. The child will take this in this new information, modify the previous existing schema to include these new observations. So जैसे कि एक schema है कि एक dog word जो है वो एक schema है. ठीक है, तो dog से क्या है कि अगर बच्चे ने सबसे पहली बार छोटा dog ही देखा है तो उसके माइंड में यही फिट हो जाएगा कि एक डॉग जो होता है वो छोटा होता है, फरी होता है, बहुत बालों वाला होता है और उसके 4 लेग होते हैं. बट अगर थोड़े टाइम बाद एक बड़े डॉग से वो इनकाउंटर होता है, बड़े डॉग से वो मिलता है, तो उसके जो पुराना वाला स्कीमा था उसके अंदर एड ऑन होगी. ये एक पुरानी वाली में एड ऑन होगी कि हाँ एक सिर्फ डॉग का मतलब ये नहीं है कि छोटा ही डॉग हो, बड़ा डॉग भी हो सकता है जिसके जिसके सेम फीचर्स हैं बट वो स्मॉल साइज में बड़ा होता है. एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन. Assimilation is the process of taking a new information into our already existing schemas is known as assimilation. The process is somewhat subjective because we tend to modify experience and information slightly to fit in our pre-existing beliefs. So assimilation होता है कि जो हमारी पुरानी information थी उसी में और चीज़ें ऐड ऑन करनी. जैसे कि हमें पता था कि जैसे एक बच्चे के माइंड में डॉग का जो कंसेप्ट था वो था कि हाँ डॉग होता है वो छोटा होता है, लेकिन जब उसने बड़े डॉग को देखा तो उसने उसी के अंदर चीज को एसिमुलेट किया कि हाँ डॉग बड़ा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है छोटा हो. अब डॉग डॉग की ब्रीड्स होगी, जैसे कि वो किसी के पास किसी कभी उसने लैब्रा देख लिया वो अलग है, उसने फिर देखा भैया पिटबुल वो बिल्कुल अलग है, वो थोड़ा छोटा है हाइट में, बड़ा होने के बावजूद भी, लेकिन वो स्ट्रेंथ अलग है, उसकी हर चीज अलग. सो वो एसिमुलेट कर रहा है कि हाँ है स्कीमा जो है वो हुआ उसका वर्ड डॉग, कि ये सब चीज क्या है डॉग है. और डॉग के अंदर क्या क्या आ रहा है कि भैया ये स्मॉल भी होते हैं बड़े भी होते हैं, ये ऐड ऑन हो रही है, इसमें ब्रीड्स भी होते हैं. सो ये ऐड हो रही है पुरानी इन्फॉर्मेशन में ही, नई इन्फॉर्मेशन और ऐड हो रही है, तो वो एसिमुलेशन होगा. Accommodation, another part of adaptation, involves changes or alternating our existing schema in light of new information, a process known as accommodation. Accommodation involves the modification of existing schema or ideas as a result of new information and new experience. New schema may also develop during this process. So एक नया स्कीमा भी बन जाता है एकोमोडेशन. एकोमोडेशन में क्या है, हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं पुरानी इन्फॉर्मेशन को, हम कई बार स्कीमा ही बदल देते हैं, नया स्कीमा डेवलप कर देते हैं. या जैसे कि हम मान लो अभी तक बच्चे ने देखा था कि हाँ 4 लेग वाला फरी वाला एक डॉग होता है, बट उसने कैट को देखा, कैट भी फरी होती है, साइज में भी छोटी होती है, लेकिन 4 लेग होती है, लेकिन वो डॉग नहीं है. सो उसने एकोमोडेट किया कि वो एक कैट अलग चीज है, डॉग अलग चीज है. सो हम ऐसा वो देख सकते हैं. अब स्कीमा जो होगा बच्चे के माइंड में वो हो गया एनिमल. ठीक है, एनिमल के अंदर उसने एकोमोडेट किया, पहली अगला स्कीमा बनाया था कि एक डॉग होता है, डॉग के अंदर उसने एसिमुलेट किया कि बड़ा डॉग भी होता है छोटा भी होता है. अब उसने कैट को देखा, लेकिन वो डॉग से अलग है, कैट है. सो जो आपका एनिमल स्कीमा था उसके अंदर एक नया स्कीमा बना जिसका आया आपका टॉप जो नाम आया वो आया कैट. और कैट के अंदर फिर उसने उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसके बारे में देखा. इक्विलिब्रेशन. Piaget believed that all children try to strike a balance between assimilation and accommodation, which is achieved through a mechanism Piaget called equilibrium. So जो एसिमुलेशन और एकोमोडेशन होता है उसके बीच में ना एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं बच्चे. सो उस बैलेंस को बनाने के लिए जब वो चीज़ अचीव हो जाती है तो उसको पियाजे ने बोला था इक्विलिब्रेशन. As children progress through the stage of cognitive development, it is important to maintain a balance between applying previous knowledge, जो previous knowledge है उसको अप्लाई करने के एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है किस किस के बीच में. एक previous knowledge जो होते हैं assimilation
एंड चेंजिंग बिहेवियर टू अकाउंट ऑफ न्यू नॉलेज। और न्यू नॉलेज के आने से जब उसके अंदर चेंजेस आते हैं, उसके अंदर चीज़ें एकोमोडेट होती है, उसके बीच में एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। Equilibration help explain how the children can move from one stage of thought to the next। और यही एक इक्विलिब्रेशन है जब एक चाइल्ड को वो हेल्प करता है नए स्टेज पे जाने में, क्योंकि अगर पहले के ही अगर उसको क्लियर नहीं होगा ऐसी कि क्या चीज़ एसिमुलेट करना है, क्या अकोमोडेट करना है, कहाँ पे नई चीज़ स्कीमा बनना है, कहाँ पुराना वो पुरानी नॉलेज में ऐड होना है, तो वो एक अगली स्टेज पे नहीं जा पाएगा और चीज़ें सीखने में उसको डिफिकल्टी होगी, उसके माइंड में कन्फ्यूजन रहेगी। जैसे कि अब एक एग्जांपल है कि बैंगिंग इज अ फेवरेट स्कीमा यूज बाय बेबीज टू एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड। तो बच्चा कोई भी बच्चा होता है, उसको पता है कि हाँ वो स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ को पकड़ा वो बैंग करता है, वो जमीन पे या जहाँ पे बैठा है वहाँ मारता है उसको जोर जोर से। सो एक वो स्कीमा है कि बैंग करना, उसको चीज़ को मारना। एसिमिलेशन में क्या आया, अकरिंग व्हेन दे इनकॉर्पोरेट न्यू ऑब्जेक्ट इनटू स्कीमा। अब उसको एक बॉल दे दी, पहले वो एक डॉल को मार रहा था, फिर उसको एक बॉल दे दी, तो उसने बॉल को मारा तो उसको पता लग गया कि हाँ बॉल को भी मैं मार सकता हूँ। ये उसके लिए एक एसिमुलेट हुआ है कि हाँ जैसे मैं डॉल को मार रहा था वैसे इसको मार रहा हूँ, कोई कुछ खास असर नहीं हो रहा। एकोमोडेशन में क्या हुआ, एकोमोडेशन अकर व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट डज नॉट फिट इन द एग्जिस्टिंग स्कीमा। और एकोमोडेट क्या हुआ, जब वो चीज जो स्कीमा था उसका बैंक करना, उसके अंदर कोई नई चीज फिट नहीं हुई, जैसे कि उसको दिखाए हुए पिक में जैसे कि एक एग दे दिया और उसने एग को मारा और एग फूट गया। सो वो चीज उसको एकोमोडेट करी कि ये हर चीज बैंक करने के लिए नहीं होती है, बैंक करने लायक नहीं होती है। जैसे कि डॉल को वो बैंक कर सकता था, बॉल को कर सकता था, लेकिन एग को करा तो एग फूट गया। तो वो चीज उसने एकोमोडेट करी कि हाँ हर चीज उसकी एग्जिस्टिंग स्कीमा में उसने वो फिट नहीं हुई जब चीज को, तो उसने एकोमोडेट किया। सो यही थी जो थ्योरी थी जीन प्याजे की। सो इफ यू लाइक दिस इफ यू लाइक माई कंटेंट एंड इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज डू लाइक and comment also, and share this video with your friends. And if you are new to this channel, please subscribe to Bookworm Mentor, and you can also comment any topic you want me to cover, and you can also DM me on Facebook or Instagram. And thank you so much.